स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों खबर की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो तो पूरी देखते हैं लेकिन चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नहीं किए हैं तो चलिए चलते हैं अब खबरों की ओर। तो आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नीतीश सरकार ने 17 बड़े फैसले लिए हैं कल, खास करके प्रवासी मजदूरों का मुआवजा दोगुना करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 17 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सबसे बड़ी राहत प्रवासी मजदूरों को मिली है। अब हादसे में मौत पर मिलने वाला मुआवजा दोगुना कर दिया गया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को ज्यादा मदद मिल सके। इसके साथ ही 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को लेकर के नया नियम लागू कर दिया गया है। अब ऐसी गाड़ियों की सख्त जांच होगी और नियम पूरा न करने पर उन्हें सड़क से हटाया जा सकता है। यह सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और सड़क सुरक्षा मजबूत होगी। जहां कैबिनेट ने कई विभागों से जुड़े हुए विकास प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिससे रोजगार, सड़क, शिक्षा और फिर प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के नीतीश सरकार के इस फैसले से आम जनता को राहत मिलने के साथ साथ व्यवस्था में सख्ती और पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। दोस्तों सरकारी नौकरी की आड़ में एक बाबू ने करीब 30 करोड़ रुपए की काली कमाई कर ली है। जांच एजेंसियों की छापेमारी में उसके घर से 61 लाख रुपए नकद, करीब 2.5 किलो सोना, कई बैंक लॉकर, मकान, प्लॉट और फ्लैट का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 35 साल की नौकरी के दौरान उसने धीरे धीरे अवैध तरीके से इतनी बड़ी संपत्ति जमा की। यह अफसरों को शक था कि उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च और फिर निवेश हो रहा है। जब कार्रवाई हुई तो फिर एक एक करके संपत्तियों की परतें खुलती चली गई। अब इस मामले में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करके जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया और किन लोगों की मदद से ये खेल चलता रहा। जहां इस कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में हरकंप मच गया और साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों डॉक्टरों ने एक चौंकाने वाली चेतावनी दी है कि एक आम खाना जिसे लोग रोज खाते हैं वह शराब से भी कहीं ज्यादा लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह खाना है ज्यादा तला भुना और प्रोसेस्ड फास्ट फूड। या डॉक्टरों के मुताबिक इसमें मौजूद ज्यादा फैट, नमक और फिर केमिकल लीवर पर सीधा असर डालते हैं। इससे फैटी लीवर, सूजन और फिर आगे चल करके गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। यह सबसे चिंता की बात यह है कि बच्चे से लेकर के बड़े तक इसे रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बना चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लीवर को स्वस्थ रखना है तो फिर बाहर का तला भुना खाना कम करें, हरी सब्जियां, फल और फिर पानी ज्यादा लें। थोड़ी सी लापरवाही आगे चल करके बड़ी बीमारी में बदल सकती है, इसलिए अभी से ही सावधान हो जाएं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में ज़्यादातर तला भुना का सेवन किया जाता है, खासकर कभी कचौरी बनाया जाता है। तो बाजार में मिलने वाले चिकन पकोड़ा जैसे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तले भुने होते हैं और उसको खाकर के लोग बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और घर में बना सादा खाना खाएं, जैसे कि दाल, साग, सब्जी, ये सब खाएं और पानी खूब पीना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि केडीवी लाइव में सेहत के बारे में भी बात की जाती है, तो ये सेहत से जुड़ी हुई ये खबर थी। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इस बार वजह बना उनका एक भाषण, जिसमें उन्होंने मखाना की जगह गलती से पखाना बोल दिया। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकला तो वहां पर मौजूद लोग हैरान रह गए और कुछ ही मिनटों में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। लोग बार बार वीडियो देख रहे हैं और तरह तरह के मज़ेदार कमेंट कर रहे हैं। जब कुछ लोग इसे जुबान फिसलना बता रहे हैं तो फिर कुछ इसे लेकर के जम करके मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार के कई भाषण इस तरीके के वायरल हो चुके हैं। फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर खूब ट्रेंड कर रहा है और फिर लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं और हंस रहे हैं।
दोस्तों बिहार विधानसभा में सत्ताधारी एनडीए के अंदर ही अब विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। कोमल सिंह के बाद अब एनडीए विधायक मैथिली ठाकुर ने सदन में अपनी ही सरकार को घेरते हुए कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैथिली ठाकुर ने कहा है कि जनता से किए गए वादे जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं, विकास योजनाओं में देरी हो रही है और फिर आम लोगों को अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करती रही तो फिर नुकसान सत्ता को ही उठाना पड़ेगा। एनडीए के भीतर उठ रही ये आवाज अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार पर दबाव और बढ़ सकता है। दोस्तों बिहार के गांव में पूरे ब्राह्मण समाज पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे खुद इसी समाज से आते हैं और कानून का दुरुपयोग किसी भी हाल में सही नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कर दिया है कि SC/ST एक्ट कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल होगा तो फिर इससे समाज में तनाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाना न्याय नहीं है और ऐसे मामलों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि हर केस में सच्चाई सामने लाई जाए ताकि असली पीड़ितों को न्याय मिले और फिर बेगुनाहों को परेशान न किया जाए। जब मंत्री के इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया है और फिर अब सभी की नजरें जांच और फिर आगे की कार्रवाई पर टिकी है। दोस्तों जनसुराज पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से जोरदार फटकार मिली है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि जब जनता ने नकार दिया तो फिर अब कोर्ट को पब्लिसिटी का मंच क्यों बनाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि न्यायालय गंभीर मामलों के लिए है, न कि राजनीतिक प्रचार के लिए। कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बार बार इस तरह के मामले लाना न्यायिक समय की बर्बादी है। यह कोर्ट की टिप्पणी को राजनीतिक गलियारों में बड़ा झटका माना जा रहा है कि इससे जनसुराज पार्टी और फिर उसके नेतृत्व पर सीधा सवाल खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त फटकार के बाद जनसुराज पार्टी आगे क्या कदम उठाती है। दोस्तों शादी के इनवाइट कार्ड का यानी कि निमंत्रण कार्ड का अंदाज अब पूरी तरह से बदल गया है। एक कपल ने अपने वेडिंग कार्ड पर QR कोड छपवा करके सबको चौंका दिया। जहां कार्ड पर साफ लिखा गया कि अगर आप शादी में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, इसी QR कोड में ऑनलाइन शगुन भेज दीजिए। ये अनोखा तरीका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे डिजिटल जमाने की नई सोच बता रहे हैं तो फिर कुछ इसे रिश्तों में औपचारिकता बढ़ने का उदाहरण मान रहे हैं। जब कुल मिलाकर के अब शादी में आने के साथ साथ गिफ्ट देना भी पूरी तरह ऑनलाइन होता जा रहा है। दोस्तों स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की जांच में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। जहां जांच टीम ने पाया है कि 100 बच्चों के लिए बनने वाली सब्जी में सिर्फ 4 प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां कहीं पर तेल कम तो फिर कहीं सब्जी नाम मात्र, लेकिन कागजों में पूरा खर्च दिखाया जा रहा है। अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही और घोटाले की आशंका बताया है। अब दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि बच्चों के पोषण के नाम पर आखिर कब तक ऐसा मजाक चलता रहेगा। दोस्तों होली और आने वाले त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। साल 2026 में करीब 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, जबकि 2025 में ये संख्या 1144 थी। यानी कि इस बार भीड़ से राहत और फिर सफर आसान होगा। रेलवे ने खास तौर पर यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और फिर दक्षिण भारत के रूट पर ज्यादा ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। वहीं पर रेलवे का कहना है कि त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है ताकि लोगों को टिकट की परेशानी ना हो और सुरक्षित यात्रा हो सके। दोस्तों बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। अब उन्हें इलाज के लिए जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार जल्द ही कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी और फिर विधायक राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बिना भुगतान के इलाज कर सकेंगे। सरकार का मकसद है कि कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और फिर इलाज के लिए खर्च का बोझ कम हो। इसके लिए स्वास्थ्य बीमा और फिर सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही योजना लागू होगी तो फिर कर्मचारी सीधे अस्पताल में कार्ड या फिर पहचान के जरिए इलाज कर सकेंगे। बिल का भुगतान सरकार करेगी। इससे आपात स्थिति में भी लोगों को तुरंत इलाज मिल सकेगा। यह सरकार जल्द ही इस योजना से जुड़ी हुई पूरी गाइडलाइंस जारी करेगी। कुल मिलाकर के बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए यह फैसला किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है।
दोस्तों, शहीद जवानों के परिवारों को नीतीश सरकार सम्मान देने जा रही है। जब बिहार सरकार ने शहीद जवानों के सम्मान में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब देश के लिए वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवारों को सरकार की ओर से 1 एकड़ कृषि भूमि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये नई नीति लागू की गई है, जिससे शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। यह सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ मदद नहीं, बल्कि शहीदों के बलिदान के प्रति सम्मान है। जमीन मिलने से परिवार खेती करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। वहीं पर नई नीति के तहत पात्र परिवारों को जल्द चिन्हित करके भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले सरकार आर्थिक सहायता देती थी, अब जमीन देकर के अस्थायी सहारा देने की पहल की गई है। कुल मिलाकर के नीतीश सरकार का यह फैसला शहीदों के परिवारों के लिए बड़ी राहत और फिर सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। दोस्तों, अगर कभी आप अकेले हों और फिर अचानक सीने में तेज दर्द, घबराहट, सांस फूलना या फिर पसीना आने लगे तो फिर इसे हल्के में ना लें। यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। जब सबसे पहले खुद को शांत रखें और तुरंत जमीन या फिर कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं अगर इस तरह की कभी भी स्थिति आ जाए तो। धीरे धीरे गहरी सांस लें ताकि दिल पर दबाव कम हो सके। अगर आपके पास एस्पिरिन गोली हो तो फिर एक गोली चबा करके खा लें, इससे खून जमने से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। फौरन किसी अपने को फोन करें या फिर एम्बुलेंस को कॉल करें और अपने लोकेशन बताएं। कोशिश करें कि अकेले कहीं चलने या फिर गाड़ी चलाने की गलती ना करें। अगर दरवाज़ा बंद है तो फिर खोल दें ताकि मदद आसानी से पहुंच सके। शरीर को ढीला रखें और फिर तंग कपड़े ढीले कर लें। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर सही कदम उठाने से जान बच सकती है। हार्ट अटैक में घबराने से हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए समझदारी और तेजी से ही सबसे बड़ा इलाज है। दोस्तों, आरजेडी ने तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा सवाल किया है। जब पार्टी ने कहा कि अगर राजनीति में खरीद फरोख्त की बात हो रही है तो फिर पहले ये बताया जाए कि आखिर 6 विधायक किसने खरीदे। जब राजद नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव पर बेबुनियाद आरोप लगाकर के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। जब पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। आरजेडी का आरोप है कि सत्ता पक्ष खुद जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहा है और अब दूसरों पर आरोप मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। पार्टी नेताओं ने साफ कहा है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा करें। इस सियासी घमासान के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी तेज बयानबाजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और फिर बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में दिखेगा। इससे आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा और फिर कनकनी बढ़ेगी। ठंडी हवाओं के साथ सुबह शाम ज्यादा सर्दी महसूस होगी। खास करके बुजुर्गों, बच्चों और फिर बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जहाँ मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रह सकता है। ऐसे में गर्म कपड़े पहने, बाहर निकलते समय सतर्क रहें और ठंड से बचाव करें। दोस्तों, बिहार सरकार ने परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 जिलों में नए डीटीओ की तैनाती कर दी है। इन अधिकारियों को जिले में सड़क सुरक्षा, वाहन रजिस्ट्री और फिर परिवहन से जुड़े मामलों को बेहतर तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। नए डीटीओ की तैनाती से वाहनों की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और फिर अन्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। यह सरकार का कहना है कि इससे बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दोस्तों, किशनगंज में लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद है कि लोग समय रहते अपनी सेहत की जांच कराएं और गंभीर बीमारियों से बच सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर के मुफ्त जांच करा रही है। वहीं पर इससे ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, खून की जांच समेत कई जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं। जहाँ डॉक्टर लोगों को सही खान पान और फिर इलाज की भी सलाह दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई बीमारियां शुरुआत में पता चल जाए तो फिर आसानी से ठीक हो सकती है, लेकिन लापरवाही करने से जान का खतरा बढ़ जाता है। इस अभियान से खास करके गरीब और फिर ग्रामीण लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जांच जरूर कराएं और अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, बिहार में इंसान तो इंसान बल्कि भगवान की भी चोरी कर ली जाती है। भगवान को चोरी कर लिया जाता है। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के देवधा मंदिर से करोड़ों रुपए की भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इसमें पुजारी को भी बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। जी हाँ, बिहार के देवधा इलाके में चोरों ने एक मंदिर से करोड़ों रुपए की
कीमती मूर्ति चोरी कर ली, या और फिर मूर्ति नहीं बल्कि मूर्तियां चोरी कर ली गई और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि मंदिर के पुजारी को भी सुबह तक कुछ भी पता नहीं चला। जब मंदिर के दरवाजे खुले तो अंदर से भगवान की मूर्तियां गायब थी। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती अंदाज लगाया जा रहा है कि ये चोरी पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। जहाँ लोगों में डर और गुस्सा दोनों है। प्रशासन ने जल्द खुलासा करने का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल देवधा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोस्तों, बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा धमाल मचाया है कि पूरी दुनिया देखती रह गई है। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में वैभव ने शानदार शतक जड़कर की टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। जब मैच की शुरुआत से ही वैभव ने आक्रामक अंदाज दिखाया, जब चौकों छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। दर्शक हर रन पर तालियों से मैदान गूंजते रहे। वहीं पर वैभव की इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है, जिससे इंग्लैंड की टीम दबाव में आ गई। गेंदबाजों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल दिखाया और फिर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया गया। जब बिहार समेत पूरे देश में वैभव की सेंचुरी पर जश्न का माहौल है, जहां लोग इसे बिहार के लिए गर्व का पल बता रहे हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में बिहार के बेटे का यह प्रदर्शन हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, बिहार में अब पुराने गाड़ियों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन गाड़ियों में अब तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें जल्द लगवाना होगा। इस कदम का मकसद वाहन चोरी रोकना, फर्जी नंबर प्लेट पर लगाम लगाना और फिर ट्रैफिक सिस्टम को और सुरक्षित बनाना है। यह नियम नहीं मानने वालों पर आगे चलकर के जुर्माना और कार्रवाई भी हो सकती है। नंबर प्लेट के लिए वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद तय तारीख पर अधिकृत सेंटर पर जाकर के प्लेट लगवाई जाएगी। पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी रखी गई है। दोस्तों, खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया के चर्चित सूरज बिहारी कांड में अब एक और दुखद मोड़ आ गया है। मृतक सूरज बिहारी के पिता जवाहर यादव का निधन हो गया। इस पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि न्याय की आस में एक बाप टूट गया और सिस्टम की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की है, जिससे पीड़ित परिवार लगातार मानसिक तनाव में रहा। जहाँ सांसद ने कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और फिर आम लोगों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने सूरज बिहारी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और फिर पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अब भी सख्त कदम नहीं उठाए तो फिर वे सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। दोस्तों, महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। जिस सरकार ने महिलाओं के विकास और फिर सशक्तिकरण के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। इस पैकेज के तहत महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और फिर स्वरोजगार से जोड़ने पर खास जोर दिया जाएगा। जहाँ स्वयं सहायता समूह को मजबूत किया जाएगा ताकि महिलाएं अपना खुद का काम शुरू कर सके। इसके अलावा छात्रों को पढ़ाई में मदद, गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता और फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना भी शामिल है। जहाँ सरकार का मकसद है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और फिर समाज में मजबूती से आगे बढ़े। वहीं पर नीतीश सरकार का कहना है कि ये कदम बिहार की आधी आबादी को नई ताकत देगा और फिर राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। दोस्तों, अगर अचानक सफ़र करना पड़ जाए और ट्रेन में टिकट ना मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह भारतीय रेलवे में इमरजेंसी रिजर्वेशन कोटा की सुविधा दी गई है। इसके तहत खास परिस्थितियों में यात्रियों को प्राथमिकता पर टिकट मिल सकता है। IRCTC और इंडियन रेलवे के नियमों के मुताबिक ये कोटा गंभीर बीमारी, इलाज, सरकारी काम, दुर्घटना या फिर अंतिम संस्कार जैसी आपात स्थिति में दिया जाता है। इसके लिए यात्री को संबंधित अधिकारी या फिर रेलवे काउंटर पर आवेदन देना होता है। जैसे साथ में ज़रूरी दस्तावेज जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर सरकारी पत्र देना पड़ता है। जांच के बाद अगर सीट उपलब्ध हुई तो फिर तुरंत टिकट जारी कर दिया जाता है। रेलवे का कहना है कि ये सुविधा सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों के लिए है, ताकि इमरजेंसी में किसी को सफ़र से रोका ना जाए। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के दिए गए एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बने चौकीदार जी, जिसके बाद ये बयान तेजी से वायरल हो गया है। जहां उनके इस तंज को लेकर के बीजेपी समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली है, जहां वहीं पर विपक्ष इसे
अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बढ़ गए हैं। जब कोई नेहा सिंह राठौर का समर्थन कर रहा है तो फिर कोई उनके बयान को देश के प्रधानमंत्री का अपमान बता रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरीके के बयान और ज्यादा विवाद खड़े करते हैं। जब फिलहाल नेहा सिंह राठौर का ये बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सियासत में नई चिंगारी जला चुका है। दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 57 मिनट तक विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने गांधी सरनेम से लेकर के नेहरू और फिर इंदिरा गांधी तक का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इतिहास, परिवारवाद और पुरानी सरकारों के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि देश अब पुराने तरीके से नहीं बल्कि नए सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लंबे भाषण के बाद राहुल गांधी ने सिर्फ 4 लाइनों में जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि लंबा भाषण देने से सच्चाई नहीं बदलती और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियों पर जवाब चाहती है। पीएम मोदी के 97 मिनट के भाषण और राहुल गांधी के छोटे जवाब को लेकर के अब सियासी चर्चा तेज हो गई है। जब कोई इसे मजबूत हमला बता रहा है तो कोई कह रहा है कि असली मुद्दों पर बात नहीं हुई। दोस्तों, ये खबर किसानों के लिए। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया है। यह सरकार ने कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं को और मजबूत करने का फैसला किया है, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत खेती के संसाधन सस्ते होंगे, बाजार तक पहुंच आसान होगी और सरकारी सहायता तेजी से किसानों के खाते में पहुंचेगी। यह सरकार का कहना है कि इस कदम से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और फिर वे आत्मनिर्भर बनेंगे। खास करके छोटे और फिर सीमांत किसानों को इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, कुल मिलाकर के बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य के यानी कि बिहार के लाखों किसानों में खुशी की लहर है और फिर खेती को नई ताकत मिलने जा रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। जी हाँ, नीतीश कुमार ने तेजस्वी से सवाल करते हुए पूछा कि 6 विधायकों को कितने पैसे देकर के अपनी तरफ किया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनमत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सत्ता के लिए खरीद फरोख्त का रास्ता अपना रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता सब देख रही है और ऐसे हथकंडों को कभी माफ नहीं करेगी। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सदन में जम करके हंगामा हुआ। विपक्ष ने विरोध किया तो फिर सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन किया। कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक राहत भरा फैसला किया है। अब अगर जमीन आपके बाप दादा या फिर परिवार के किसी बड़े सदस्य के नाम है, तब भी आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। जी हाँ, सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान का खेती से जुड़ा होना सबसे ज़रूरी है, न कि सिर्फ ज़मीन का नाम उनके खुद की होना। अगर आप उस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और रिकॉर्ड में आपका नाम जुड़ा है तो फिर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र माने जाएंगे। इस फैसले से बिहार के लाखों ऐसे किसानों को फ़ायदा होगा जिनकी ज़मीन आज भी पुश्तैनी नाम पर है। अब उन्हें सालाना 6,000 रुपये की सहायता पाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद असली किसानों तक योजना का लाभ पहुँचाना है ताकि कोई भी हकदार किसान मदद से वंचित न रह जाए। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर बिहार विधानसभा में जमकर के हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि डर तंत्र चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसे डराया जाता है, या परेशान किया जाता है और झूठे मामलों में फंसाया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है, अपराधी बेखौफ है और फिर आम लोग डर के साए में जी रहे हैं। यह सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है, लेकिन जमीन पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के बगलबाड़ी पंचायत में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है। जानकारी के मुताबिक ये खनन मौजाबाड़ी पुल के पास नदी की धार से जुड़ी लाल कार्ड की जमीन पर किया जा रहा है। जहां ये वही इलाका है जहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा यानी कि एनजीटी द्वारा साफ तौर पर खनन पर रोक लगाई गई है। जहां स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि धरीवाल कंपनी द्वारा जेसीबी और पोकलैन जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल करके मिट्टी की बड़े
पैमाने पर खुदाई की जा रही है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में एक बार फिर से अवैध खनन का मामला सामने आया है, जहां पर नियम कानून को ताक पर रख करके खुलेआम मिट्टी की खुदाई की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस इलाके में खनन हो रहा है वहां पहले से ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा यानी कि एनजीटी द्वारा साफ तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी भारी मशीनों से दिन रात जमीन को खोखला किया जा रहा है। स्थानीय लोग डर के साए में जी रहे हैं और प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब जिला प्रशासन ने जांच का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार सच में अवैध खनन पर लगाम लगेगी या फिर सब कुछ पहले से ही की तरह चलता रहेगा। वहीं पर दूसरी ओर जब किसी ट्रैक्टर वाले अगर एक गाड़ी मिट्टी काट लेते हैं अपने ही जमीन से, अपने ही काम के लिए, निजी काम के लिए, तो उस पर लाखों रुपए जुर्माना लगा दिया जाता है, जब उस प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है। खास करके किशनगंज के मौजाबाड़ी पंचायत में अवैध खनन का ये खेल धड़ल्ले से अभी जारी है, खुलेआम जारी है। दिन रात हर समय अवैध खनन हो रहा है। मौजाबाड़ी पुल के पास नदी की धार से जुड़ी ये लाल कार्ड से इस तरीके का मामला सामने आया है। ये इलाका एनजीटी द्वारा साफ तौर पर खनन पर रोक लगाई गई है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि धारीवाल कंपनी द्वारा जेसीबी और पोकलैंड जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल करके मिट्टी के बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही है। जमीन को इस कदर खोदा जा रहा है कि पूरा इलाका गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका भी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध खनन कोई नई बात नहीं है बल्कि काफी लंबे समय से चल रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन खनन विभाग और फिर जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों, किशनगंज में इंटर परीक्षा का 5वां दिन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। 20 केंद्रों पर कड़ी निगरानी से एग्जाम चल रहा है। जहां किशनगंज में चल रही इंटरमीडिएट परीक्षा अपने 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और अब तक सभी परीक्षा केंद्रों पर माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना हुआ है। जब प्रशासन की सख्ती और फिर निगरानी के बीच परीक्षाएं कदाचार मुक्त तरीके से संचालित की जा रही है, जिससे छात्र छात्राएं बिना किसी डर और फिर तनाव की परीक्षा दे रहे हैं। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित यह इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा किशनगंज जिले के कुल 20 परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही है। पहली पाली में कला, विज्ञान और फिर वाणिज्य तीनों संकायों के छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई है, जबकि दूसरी पाली में हिंदी और फिर अन्य विषयों की परीक्षा आयोजित की जा रही है। जब परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष और फिर नकल मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जब सभी परीक्षा केंद्रों पर 20 स्टैटिक दंडाधिकारी और फिर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही केंद्रों के अंदर और फिर बाहर सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आगे और फिर पीछे के इलाकों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सके। यह सभी शिक्षकों की ड्यूटी कंप्यूटर के जरिए रेंडमाइजेशन सिस्टम से लगाई गई है, जिससे किसी तरह के मनमानी या फिर मिलीभगत की गुंजाइश ना रहे। यह परीक्षा में मोबाइल फोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रवेश से पहले हर परीक्षा की सघन जांच यानी कि बॉडी फ्रिस्किंग की जा रही है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि जो परीक्षार्थी देर से पहुंचेगा उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसी वजह से सुबह से ही सभी केंद्रों पर छात्र छात्राओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दोस्तों, किशनगंज से एक खुशखबरी सामने आई है, जहां पर अब किसान परंपरागत फसलों से आगे बढ़कर के बांस की खेती की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। कम लागत, कम पानी और लंबे समय तक लगातार आमदनी देने वाली ये खेती अब किसानों के लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है। खास बात यह है कि सरकार भी बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रही है, जिससे सीमांचल के किसान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह किशनगंज समेत कई जिलों में बांस की खेती अब रोजगार और फिर आमदनी का मजबूत जरिया बन रही है। जब बिहार में खास करके किशनगंज जिले में बांस की खेती किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर के उभर रही है। सरकार के प्रोत्साहन और फिर सब्सिडी के चलते अब किसान पारंपरिक खेती से हटकर के बांस जैसी टिकाऊ और लाभकारी फसल की ओर बढ़ रहे हैं। जब बांस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है और एक बार लगाने के बाद कई सालों तक लगातार उत्पादन मिलता रहता है। जब सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए बड़ा सहयोग दे रही है। जब कृषि विभाग के अनुसार 1 हेक्टेयर में बांस की खेती करने में करीब 1 लाख
2,20,000 रुपए का खर्च आता है। इसमें से 50% यानी कि करीब 60,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में देती है। इससे किसानों पर शुरुआती लागत का बोझ काफी कम हो जाता है। वहीं पर किशनगंज जिले के कई किसानों ने इस योजना का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि बांस की खेती में मेहनत कम है और मुनाफा ज्यादा है। बांस से फर्नीचर, टोकरी, घर बनाने का सामान, अगरबत्ती, कागज और कई तरह के उत्पाद बनते हैं, जिससे बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। सरकार ने सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। किसान बागवानी विभाग की वेबसाइट पर जाकर के राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद जिले स्तर पर जांच होती है और फिर पात्र पाए जाने पर सब्सिडी सीधे खाते में भेज दी जाती है। फिलहाल ये योजना बिहार के 27 जिलों में लागू है, जिसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत कई जिले शामिल है। यह सरकार का मानना है कि बांस की खेती से किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ गाँव में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर के किशनगंज में बांस की खेती अब किसानों के लिए एक मजबूत विकल्प बनती जा रही है, जो कम जोखिम में ज्यादा मुनाफा देने का वादा कर रही है। अगर यही रफ्तार रही तो फिर आने वाले समय में सीमांचल बांस उत्पादन का केंद्र बन सकता है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है किशनगंज वासियों के लिए। वो खबर ये है कि देश का पहला बुलेट ट्रेन वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जाएगी, जो कि किशनगंज और कटिहार भी रूट शामिल है। यानी कि बुलेट ट्रेन की सौगात किशनगंज वासियों को मिलेगी पूरे देश में सबसे पहले। ये अच्छी खबर है। जो किशनगंज के लोगों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। अब सीमांचल का ये जिला सीधे देश की हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। केंद्रीय बजट 2026 में घोषित वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से किशनगंज को सीधा फायदा मिलेगा। अब बुलेट ट्रेन परियोजना से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि रोजगार, व्यापार और फिर विकास के नए मौके भी खुलेंगे। किशनगंज अब सिर्फ सीमावर्ती जिला नहीं रहेगा, बल्कि देश की तेज रफ्तार विकास पटरी पर अहम हिस्सा बनेगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए, इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2026 में घोषित ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। ये बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर के बिहार के कई जिलों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी। इस दौरान बिहार के बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, कटिहार और सबसे अहम किशनगंज इससे सीधे जुड़ेंगे। यहाँ फाइनल सर्वे के मुताबिक बुलेट ट्रेन बिहार में बक्सर से प्रवेश करेगी और करीब 6 जिलों को जोड़ते हुए किशनगंज तक पहुंचेगी। इसके बाद ये सिलीगुड़ी की ओर आगे बढ़ेगी। अभी जहां पर इन इलाकों से लंबी दूरी तय करने में करीब 15 से 17 घंटे तक लग जाते हैं, वहीं पर बुलेट ट्रेन के बाद यही सफर करीब 4 घंटे में पूरा हो सकेगा। जहां पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एलिवेटेड ट्रैक पर बनेगा, यानी कि जमीन से करीब 12 से 15 मीटर ऊपर। इससे सड़क यातायात पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वहीं पर भोजपुर जिले में ही करीब 50 किलोमीटर लंबाई में ट्रैक बनेगा, जिसके लिए कई गांवों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस परियोजना का असर सिर्फ सफर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किशनगंज समेत सभी जुड़े हुए जिलों में रियल एस्टेट, होटल, ट्रांसपोर्ट, व्यापार और फिर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर स्टेशन के आसपास नए बाजार, रोजगार के अवसर और निवेश बढ़ेंगे। युवाओं को काम के लिए बाहर जाने की मजबूरी भी धीरे धीरे कम हो सकेगी। वहीं पर हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि बुलेट ट्रेन से बदलाव एकदम नहीं होगा, लेकिन लंबी अवधि में इसका असर बहुत बड़ा होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से कंपनियां निवेश करेगी, कारोबार बढ़ेगा और पूरे सीमांचल क्षेत्र का चेहरा बदलेगा। कुल मिलाकर के वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर किशनगंज के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर के आया है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में बिहार की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से उनके बच्चे गायब हो रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में बच्चों और फिर युवाओं के अचानक गायब होने की खबरें पूरे देश को झकझोर रही है और इसका असर किशनगंज तक महसूस किया जा रहा है। जब बिहार के किशनगंज से रोजगार और पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन अब राजधानी से आ रही गुमशुदगी की खबरें परियोजना की चिंता बढ़ा रही है। नए साल 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 800 से
ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। सवाल उठ रहा है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में लोग कैसे गायब हो रहे हैं और पुलिस उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। जहां पूरी खबर के बारे में बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़े डराने वाली है। जनवरी 2026 की शुरुआती 27 दिनों में कुल 807 लोग गुमशुदा दर्ज किए गए हैं। इसमें से केवल 235 लोगों को ही पुलिस ट्रेस कर पाई है, जबकि 538 लोग अब भी लापता हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इनमें से 137 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 120 लड़कियां हैं। वहीं पर बुराड़ी इलाके से सामने आए 2 मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किशनगंज के रहने वाले वसीम रजा के पिता तैमूल हक बताते हैं कि उनका बेटा 27 दिसंबर की रात घर पर सोया हुआ था, लेकिन सुबह अचानक गायब हो गया। आज तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। दोस्तों, किशनगंज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का ऐतिहासिक दौरा होने वाला है। किशनगंज में 8 फरवरी को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है, जब वे तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस समारोह में राज्य सरकार के कई बड़े मंत्री और नेता भी शिरकत करेंगे, जिनमें उद्योग सह पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी, कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और राज्यसभा सांसद खालिद अनवर शामिल है। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना मतिउर रहमान ने प्रेस वार्ता में बताया है कि इस दीक्षांत समारोह में महदुल उलूम अल इस्लामिया, जामिया आयशा अल इस्लामिया समेत अन्य संस्थानों से उत्तीर्ण 100 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के आगमन से किशनगंज के छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रेरणा मिलेगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के दौरे को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी विशाल राज और फिर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार लगातार तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। हवाई अड्डे से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक हर 200 मीटर पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और हवाई अड्डे के आसपास विशेष सुरक्षा घेरा बना दिया जाएगा। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और फिर सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जाएगा। किशनगंज के लिए ये दौरा न सिर्फ सम्मान की बात है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में जिले को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीजेपी को एमआईएम ने समर्थन दिया है, जहां अमरावती में सियासी तस्वीर बदल गई है। जहां अमरावती ने एआईएमआईएम की पार्षद ने बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है और सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। इस फैसले के बाद न सिर्फ मेयर की कुर्सी बीजेपी के खाते में गई है, बल्कि एआईएमआईएम के अंदर भी भूचाल आ गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत गर्मा गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक वोट था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि राजनीति में कभी अस्थायी दोस्त नहीं होते हैं और न ही अस्थायी दुश्मन। ये बात एक बार फिर से महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आई है, जहां पर बीजेपी की कट्टर विरोधी माने जाने वाली एआईएमआईएम ने मेयर चुनाव में ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को चौंका दिया है। जहां एन मौके पर एआईएमआईएम की पार्षद ने बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है और सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल दिया है। इस फैसले के बाद न सिर्फ मेयर की कुर्सी बीजेपी के खाते में गई है, बल्कि एआईएमआईएम के अंदर भी भूचाल आ गया है। जहां अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत गर्मा गई है, जहां और सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक वोट था या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है। महाराष्ट्र के अमरावती महानगर पालिका के मेयर चुनाव में राजनीति के अप्रत्याशित रंग देखने को मिले हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की पार्षद मीरा कांबले ने एन वक्त पर बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी के पक्ष में मतदान कर दिया। जी हाँ, इस एक वोट ने पूरे खेल पलट दिया है और बीजेपी के श्रीचंद तेजवानी अमरावती के नए मेयर बन गए हैं एआईएमआईएम के समर्थन की वजह से। अब तक बीजेपी की मुखर आलोचक रही एआईएमआईएम ने इस तरह का समर्थन किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही नतीजे सामने आए, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। एआईएमआईएम नेतृत्व ने इसे पार्टी अनुशासन के खिलाफ बताते हुए तुरंत कार्रवाई की और फिर मीरा कांबले को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।